हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 10 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स, यानी नए एम्पायर किस तरीके से डेवलप हुए, किंगडम किस तरीके से बने। इसके पहले भी हम इस तरह के कई चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे मगध एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना, महाजनपद के बारे में पढ़े थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है, हमें बताएगा प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। तो प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ करना, है ना, मतलब कोई एक ऐसा लेटर या फिर कोई ऐसा पत्थर पे लिखा हुआ समथिंग, तो जो किसी का तारीफ कर रहा हो तो उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो यहाँ पे बताया गया कि अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्त। तो गुप्त डायनेस्टी के एक फेमस रूलर के रूप में, समुद्रगुप्त के रूप में एक एक्टिंग कर रहा था कोई लड़का जिसका नाम था अरविंद। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। तो हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में कैसे जाने, है ना, हम लोग कैसे जाने कि समुद्रगुप्त कैसे थे, क्या करते थे, एक इंस्क्रिप्शन की मदद से जाने। ठीक है, इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखा गया, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो चुका है, पहले भी प्रयागराज था, बीच में कुछ दिन इलाहाबाद रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे एक अशोक पिलर था, अशोकन पिलर था, वहाँ पे इसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इलाहाबाद को पहले प्रयागराज ही में जाना जाता था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में वहीं से हम लोग मिला, एक नया बड़ा इंस्क्रिप्शन था, वहीं पे अशोकन पिलर पे लिखा गया था। इट वॉज कंपोज्ड एज काव्य बाय हरिसेन। इसको लिखा गया किसके द्वारा गया था, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन जो थे पोएट थे और मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट में हरिसेन एक पोएट थे और मिनिस्टर भी थे। द इंस्क्रिप्शन इज स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। तो इस इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन जो है स्पेशल काइंड का है, क्योंकि इसमें किसी का तारीफ लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसको प्रशस्ति बोलता है। प्रशस्ति एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ, यानी किसी के तारीफ में। वाइल प्रशस्ति वी आर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड इन चैप्टर 9 सच एज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, दे फार मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम ऑफ द गुप्त। तो कहा जा रहा है कि प्रशस्ति और भी कई रूलर के द्वारा लिखा गया, जैसे कल हम लोग जो पढ़े थे पिछले चैप्टर में। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के प्रशस्ति के बारे में। अब नेक्स्ट समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस। तो हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त प्रशस्ति हम लोग क्या बताता है। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म। तो कहा जा रहा है कि ये पोएट जो है, कवि जो वहाँ पे हरिसेन, उनके द्वारा राजा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया गया है। एज ए वॉरियर, एक योद्धा के रूप में। एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एक राजा के रूप में जो लड़ाई जीतता है डिफरेंट राजाओं से। हु वाज लर्नड एंड बेस्ट ऑफ द पोएट्स। कहा गया जो काफ़ी विद्वान भी थे और एक कवि भी थे, एक अच्छे कवि भी थे। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड। राजा को भगवान के रूप में बताया गया है। द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। प्रशस्ति काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंस में लिखा गया। एक यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे दिखाया गया, समुद्रगुप्त द वॉरियर कुछ बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग। समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि उसका बॉडी काफ़ी चार्मिंग था। बीइंग कवर्ड विद प्लेंटस ब्यूटी ऑफ मार्क्स ऑफ 100 ऑफ स्केयर्स काउज्ड बाय। तो कहा जा रहा है कि उसमें उसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा निशान बन चुका था। ठीक है, क्यों, तो बैटल एक्सेज, एरो, स्पाइक्स, यानी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ने के कारण, ठीक है, उनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा निशान बन चुका था। फिर भी उसका बॉडी जो था काफ़ी चार्मिंग था, है ना। तो एक तरह से एक बताया जा रहा है उनको एक योद्धा के रूप में। ठीक है, यहाँ पे सिक्का पे दिखाया जा रहा है कि द किंग हु प्लेड वीना, सम अदर क्वालिटी समुद्रगुप्त आर सोन ऑन कॉइन सच एज दिस वन शोइंग प्लेइंग द वीना। तो यहाँ पे देख सकते हैं समुद्रगुप्त को वीणा बजाते वहाँ पे दिखाया गया है उनके सिक्के पे। और भी कई ऐसे सिक्के मिले हैं जहाँ पे समुद्रगुप्त को डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वीणा बजाते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज 105। तो हम लोग नीचे इस पे मैप को देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में देख रहा है आप इसको ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो पाटलिपुत्र, नालंदा, कनौज, प्रयाग, इस एरिया को देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इन द इफ यू लुक मैप 7 पेज 105 जो हम लोग देखें, विल नोटिस एरिया शेडेड इन ग्रीन। यू विल आल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट अलोंग द ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट पे कई यहाँ पे डॉट भी हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है। ठीक है, तो ये रेड डॉट के दिखाया जा रहा है। तो सिटीज कनकर्ड बाय गुप्त पीरियड। तो गुप्त लोगों के द्वारा, गुप्त राजाओं के द्वारा कौन कौन सा सिटी कनकर किया गया था, है ना, कौन कौन सा सिटी जीता गया था, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एंड यू विल फाइंड एरिया इन द पर्पल एंड ब्लू एज वेल। पर्पल में भी था, ब्लू में भी था एरिया कुछ। द मैप इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। मैप जो है उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो प्रशस्ति में बताया गया है। हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर। हरिसेन उस समय 4 तरह के रूलर को दिखाते हैं। एंड टेल इस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसी टुवर्ड्स देम। और समुद्रगुप्त जो है चारों के साथ किस तरीके का पॉलिसी प्ले करते हैं उसके बारे में बताया गया। द रूलर ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। Here are there 9 rulers who were uprooted and their kingdom were made part of समुद्रगुप्त एम्पायर। तो जो आर्यवर्त मेनली इस इलाके को बोला जाता है जो ग्रीन में हम लोग देख रहे थे अभी। ठीक है, तो इसमें 9 राजा थे, सबको जो है समुद्रगुप्त के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था, है ना। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप।
Here are 9 rulers who were uprooted and the kingdoms were made a part of Samudragupta empire. नेक्स्ट द रूलर ऑफ दक्षिण पंथ, हेयर वेयर द 12 रूलर्स, दक्षिण पंथ में 12 रूलर थे यानी कि साउथ वाले इलाके में। सम ऑफ कैपिटल मार्क विद रेड डॉट ऑन द मैप, उनका जो कैपिटल है रेड डॉट में मार्क किया गया है। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के खिलाफ वो सरेंडर कर दिया, बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गन्स या संघ इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क द पर्पल ऑन द मैप। तो मैप में जो पर्पल इलाके में इधर आप देख सकते हैं, है ना। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क द पर्पल ऑन द मैप, दे ब्राउट ट्रिब्यूट फॉलोइंग हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। तो ये लोग यहाँ के जो राजा थे ये क्या करते थे, तो इसके कोर्ट में आते थे, मतलब कि इसके एक तरह से इसका हेजिमोनी को स्वीकार कर लिए थे, एक तरह से इसके अधीनता को स्वीकार कर लिए थे। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरिया मार्क इन द ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ कुशान एंड शक एंड अंडर द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम ऑफ अ डॉटर इन द मैरिज। तो बाकी जो रूलर थे शादी के साथ, मतलब कि मैरिज के साथ इनके साथ रिलेशन अपना क्या बोल सकते हैं उसको सही किए, ठीक है। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं जो पिंक कलर में इनर स्टेट है, जो कुशान का ओरिजिनल स्टेट था, मतलब समुद्रगुप्त का, सॉरी गुप्त का जो ओरिजिनल स्टेट था। आउटर स्टेट जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे है ये जो आउटर स्टेट ये सब है। ग्रीन कलर में जो आर्यावर्त है और जो ऑरेंज डॉट लाइन था वो क्या था, सिटीज कनकर्ड बाय गुप्त, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं विक्रम संवत के बारे में। द ईरा बिगनिंग इन द 50th BCE, BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट ईरा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 58 साल पहले, मतलब कि अभी जितना चल रहा है उसमें 58 जोड़ दिया जाए तो ये गुप्त किंग के साथ रिलेटेड। द ईरा बिगनिंग इन द 58 BC ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्त किंग चंद्रगुप्त सेकंड हु हैड द फाउंडेड इट अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शक एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। तो इसलिए इसको विक्रम संवत बोलते हैं, क्योंकि इस साल क्या किया था, तो शक के राजाओं को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जीता था और इसी साल विक्रम संवत का चालू किया गया था 58 BCE में, ठीक है। तो यदि विक्रम संवत निकाला जाए तो अभी में कितना जोड़ ऐड करना पड़ेगा, 58 का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 58 साल ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि अभी कितना चल रहा है, 2078 चल रहा है, 2078 उस हिसाब से, ठीक है। मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर, अधिकांशतः प्रशस्ति में जो क्या बताया गया है, रूलर के एंसेस्टर के बारे में बताया गया। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, तो कहा जाए इसमें भी बताया गया समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा, उनके दादा, उनके पापा और उनके माता जी के बारे में। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवीगण, तो उनके जो माँ थे वो लिच्छवी से बिलोंग करते थे। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, तो जबकि उनके पिताजी जो चंद्रगुप्त थे गुप्त डायनेस्टी के पहले थे, है ना। एक चंद्रगुप्त मौर्य वो अलग है, मौर्य डायनेस्टी में इनके काफ़ी साल पहले है ना, इनके काफ़ी साल पहले हैं। और महाराजा धीराज के टाइटल को भी लिया गया था उनके द्वारा, किनके द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड, इस टाइटल को समुद्रगुप्त भी यूज करता था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एट महाराजा, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर को मेंशन किया गया है महाराजा के रूप में, सिंपली महाराजा के रूप में, ठीक है। लेकिन इनके पिताजी को मेंशन किया गया महाराजा धीराज के रूप में, ठीक है। इट सीम्स एज द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इंपॉर्टेंस, तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है किस तरीके से फैमिली अपना इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा था। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन जेनोलॉजीज यानी कि लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लास्ट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड, तो उस डायनेस्टी का देखा जाए तो चंद्रगुप्त सेकंड लास्ट रूलर था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, इसके बारे में हम लोग इंस्क्रिप्शन और कॉइन से जानते हैं। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू द वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया को कॉन्कर करने के लिए एक चालू किया था एक। वेयर द ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शक, तो जहाँ पे शक राजाओं पे जीता। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नड पीपल, तो कहा जा रहा है कि इसके राज्य में काफ़ी विद्वान लोग रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हर्षवर्धन एंड हर्षचरित, तो व्हाइल वी कैन लर्न अबाउट गुप्त रूलर फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन वी फाउंड अबाउट सम किंगडम्स फ्रॉम बायोग्राफीज, तो कहा जा रहा है कि जैसे हम लोग गुप्त रूलर के बारे में पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन और क्वाइन से, ठीक है, हम लोग कुछ राजाओं के बारे में उसके बायोग्राफी से भी जान सकते हैं। हर्षवर्धन रूल्ड नियरली 1400 ईयर अगो वाज वन ऑफ द रूलर, तो हर्षवर्धन भी इसी तरीके का एक रूलर था जो लगभग 1400 साल पहले राज करता था। कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी हर्षचरित इन संस्कृत, तो हर्षचरित लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे संस्कृत में। दिस गिव्स द जेनोलॉजी ऑफ हर्ष, तो इससे हम लोग का हर्ष का एंसेस्टर का लिस्ट पता चलता है और किस तरीके से उसका एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग। युवान चांग अबाउट होम यू रीड इन चैप्टर 9, युवान चांग के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ऑल्सो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन हर्ष कोर्ट, जो भी वो भी हर्ष के कोर्ट में आया था। लेफ्ट डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट इज, और जो भी देखा उसके बारे में हर्ष के बारे में वो लिखा है। हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर द बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, तो हर्ष जो था हर्षवर्धन जो इसको हम बोल रहे हैं, बता कि हर्ष जो थे
सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन अपने पिताजी के मरने के बाद, है ना, और राजा बने। हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर्स ऑफ कनौज, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे कनौज के राजा थे। एंड ही वाज किल्ड बाय रूलर ऑफ बंगाल, जिनको मार दिया गया था बंगाल के रूलर के द्वारा। हर्ष टूक ओवर द किंगडम ऑफ कनौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट रूलर ऑफ बंगाल। तो हर्ष जो है पहले कनौज को जीता और बंगाल के रूलर के खिलाफ आर्मी लेकर गया। और ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कंकर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो। तो कहा जा रहा है कि सक्सेसफुल हुआ था उस एरिया में, मगध और बंगाल दोनों को कनकर कर लिया था, लेकिन उसके अलावा और कहीं नहीं सक्सेस पाया था वो। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू डेक्कन, तो नर्मदा क्रॉस करना वो चाहा था, ठीक है, साउथ इंडिया जाने के लिए, बट वाज स्टॉप्ड बाय द रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा उसको रोक दिया गया था, ठीक है। तो ये था हर्ष के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते थे पल्लव चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति, ठीक है। तो पल्लव एंड चालुक्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की बात किया जाए तो पल्लव और चालुक्य वहाँ पे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है, साउथ इंडिया में। द किंगडम्स ऑफ पल्लव स्प्रेड फ्रॉम रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। तो पल्लव का राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। वहाँ से पूरे कावेरी डेल्टा में इनका किंगडम था। वाइल डेट ऑफ चालुक्य वाज सेंटर अराउंड द रायचूर द्वाब बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। जबकि चालुक्य का जो एरिया था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का था। ऐहोल, है ना, ऐहोल एक शहर का नाम है। द किंगडम ऑफ चालुक्य, द कैपिटल ऑफ चालुक्य, चालुक्य का राजधानी था ऐहोल। वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। ये डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर विद नंबर ऑफ टेम्पल। तो यहाँ पे कई टेम्पल बनाए गए, जिसके कारण से रिलीजियस टेम्पल के रूप में भी डेवलप हुआ। द पल्लव एंड चालुक्य फ्रीक्वेंटली रेडेड ऑन अनदर्स लैंड। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के मतलब कि राज्य में आकर के फ्रीक्वेंटली रेड करते थे, कहने मतलब कि धन संपत्ति लूटते थे, खास करके कैपिटल सिटी को, और भी जो प्रोस्पोरस टाउन थे उनको। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड सबसे फेमस चालुक्य रूलर में से था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज बाय कोट रवि कीर्ति। तो हम लोग इसके बारे में कैसे जानते हैं? एक प्रशस्ति से, जो इसके कोट पोएट रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। दिस टेल्स अस अबाउट द हिज एंसेस्टर। इससे हम लोग उसके एंसेस्टर के बारे में पता चलता है। हुआ ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू द सन। पुलकेशिन इविडेंटली गोट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकेशिन को जो अपना राज कहाँ से मिला था? किंगडम उसके अंकल से मिला था। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपीडिशन अलोंग द बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो कहा जा रहा है कि रवि कीर्ति के अनुसार, यानी कि उस प्रशस्ति के अनुसार, अपना एक्सपीडिशन यानी कि अपना जो एक तरह से पूरा आर्मी का मार्च लेकर के ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट पे गया था। बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष, ठीक है, और हर्ष को भी वो रोका था, जैसे हम लोग अभी पढ़े। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। तो अब बताया जा रहा है कि एक पोएम लिखा गया था, ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन का डायरेक्टली जिक्र न करके वहाँ पे हर्ष को मेंशन किया गया था हैप्पीनेस के रूप में। द पोएट सेड आफ्टर द डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष। जैसे वहाँ पे पोएम में तंज कसा गया था हर्षवर्धन के ऊपर कि हारने के बाद हर्ष जो है, हर्ष का हर्ष नहीं रहा था। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग हु टूक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। कह रहा पुलकेशिन जो पल्लव किंग को भी काफ़ी ज़्यादा अटैक करता था, ठीक है। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लाइव्ड। अल्टीमेटली बोथ पल्लव्स एंड चालुक्स गेव अवे टू द न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टी अबाउट विच वी स्टडीड इन चैप्टर 7। तो कहा जा रहा है कि लास्ट में चालुक्य बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, मतलब यहाँ पे चालुक्य जीत गया था, है ना। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग्स, ठीक है। पुलकेशिन पल्लव किंग को भी यहाँ पे अटैक किया था। who took shelter behind the walls of कांचीपुरम बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। वहाँ पे चालुक्य तो जीत गया था, है ना, मतलब कि ये जो था पुलकेशिन तो जीत गया था, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए विक्ट्री रहा। अल्टीमेटली बोथ पल्लव्स एंड चालुक्स गेव वे टू द न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टी अबाउट विच यू स्टडी इन क्लास 7। तो हम लोग इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट और चोल के बारे में। नेक्स्ट, हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्टर। तो ये सब किंगडम जो था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, है ना, उसका राजपाट चलता कैसे था, क्या रूल था, क्या सिस्टम था राज चलाने का। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। तो कहा जा रहा है कि पहले के राजाओं के लिए लैंड रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल। किंग एडोप्टेड नंबर ऑफ स्टेप टू विन द सपोर्ट ऑफ मेन ओवर पावरफुल। तो के राजा उस समय भी यही करते रहता था कि जो पावरफुल लोग हैं उनका सपोर्ट उनको मिला रहे किसी भी तरीके से, इकोनॉमिकली, सोशली और बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया, सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वे आर नाउ हेरिडेटरी। तो अधिकांशतः एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थे इंपॉर्टेंट वाले हेरिडेटरी बना दिए गए, हेरिडेटरी वंशानुगत बना दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेन वाज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो जैसे उसका जो कोर्ट पोएट था हरिसेन, है ना, महादंड नायक भी था, यानी चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था, जैसे उसके हरिसेन के पिताजी भी चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हेरिडेटरी हो गया। समटाइम वन पर्सन में हेल्ड मैनी ऑफिस, कभी कभी जो एक ही आदमी कई ऑफिस को देखता था। फॉर इंस्टेंस, बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेन वाज अ कुमार आमत्य मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। तो हरिसेन जो था कोर्ट पोएट भी था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था,
उसके अलावा कुमार अमात्य था। कुमार अमात्य यानी कि काफ़ी एक मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था। उसके अलावा संधि विग्रही का भी था, मतलब कि वार एंड पीस का मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जिसको आज के तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है। संधि करने वाला और विग्रह करने वाला यानी कि वार एंड पीस का जो मिनिस्टर था वो भी हरिसेन ही था। बिसाइड एन इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा इसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कभी कभी, बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इंक्लूडेड नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कभी कभी लोकल लोगों का भी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा होता था इंपॉर्टेंट मैन के अलावे। जैसे यहाँ पे है नगर श्रेष्ठी जिसको चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी बोला जा रहा है, द सार्थवाह और लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावंस, द प्रथम कुलिक और द चीफ क्राफ्टमैन, है ना, प्रथम कुलिक को मतलब चीफ क्राफ्टमैन को बोला जाता था, एंड द हेड ऑफ कायस्थ और स्क्राइब्स, ठीक है। तो इस तरीके के कई मतलब लोकल आदमी का भी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा रहता था इंपॉर्टेंट आदमी के अलावा, लेकिन अधिकांशतः जो पोस्ट थे हेरिडेटरी हो चुके थे, जो बड़े बड़े पोस्ट थे। दिस पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव बट सूनर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग एनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। तो कहा जा रहा है कि पॉलिसी कुछ ही दिन तक इफेक्टिव रहा, क्यों? क्योंकि जो ये लोग जो काफ़ी बड़े पोस्ट पर थे इतने पावरफुल होते गए धीरे धीरे को अपना नया किंगडम बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नए तरह के आर्मी के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दिस किंगडम मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, तो कहा जा रहा है कि ये सब जो राजा थे उनके पास भी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी हुआ करता था, जिसमें एलिफेंट, चैरियट यानी कि रथ, कैवेलरी बोलते हैं घुड़सवार वाले को, एंड फुट सोल्डर को इन्फेंट्री बोला जाता है, याद रखिएगा। इन्फेंट्री बोला जाए मतलब कि जो पैदल चलने वाले सैनिक है, कैवेलरी यानी जो घोड़ा पर चलने वाले सैनिक है, ठीक है। चैरियट यानी रथ पर चलने वाले सैनिक, एलिफेंट वाले तो आप समझ ही सकते हैं। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप्स व्हेन एवर नीडेड, इसके अलावा मिलिट्री लीडर भी हुआ करते थे जो राजा को समय पड़ने पे मिलिट्री प्रोवाइड करा देते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, इनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलता था। इंडस्ट्रीज सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, बल्कि इनको जमीन दे दिया जाता था। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर, तो क्या होता था कि लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करके उससे सोल्जर को मेंटेन करते थे, घोड़ा को मेंटेन करते थे। दिस मेन वर नोन एज सामंत, ऐसे आदमी को सामंत बोला जाता था, ठीक है। फिर मतलब सामंत को क्या बोला जाता था, तो उनको ठेका दे दिया जाता था। आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि उनको एक तरह से ठेका दे दिया जाता था कि आपको जरूरत पड़ने पे 500 सैनिक हमको प्रोवाइड करा देना है जब भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो एक तरह से रेगुलर सैनिक कहाँ पे काम नहीं हुआ करता था, ठीक है। ऐसे लोगों को सामंत बोलते थे। इनको जमीन दे दिया जाता था राजा के द्वारा, और इतने दूर के उतने छोटे से जमीन के वो रूलर की तरह वर्क करते थे। Whenever the ruler was weak, Samant tried to become independent. कभी कभी जब रूलर मतलब कि जब भी राजा कमजोर पड़ने लगता था, सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। नेक्स्ट असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, साउदर्न किंगडम में असेंबली किस तरीके से चलता था उसके बारे में पढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली, तो पल्लव के इंस्क्रिप्शन में काफ़ी जिक्र हुआ है लोकल असेंबली का। द इंक्लूड सभा, इसमें सभा में का मेंशन किया गया। बीच वन असेंबली ऑफ ब्राह्मण एंड ओनर, तो मेनली ब्राह्मण और लैंड ओनर्स का, ब्राह्मण लैंड ओनर्स का मतलब कि हुआ सभा हुआ करता था। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटी, इसके तहत सब कमेटी होता था विच लुक आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड, लोकल टेम्पल्स, है ना। नेक्स्ट है ऊर, है ना। ऊर वाला विलेज असेंबली, ऊर जो था विलेज असेंबली था। फाउंड इन एरिया जो है द लैंड ओनर्स पर नॉट ब्राह्मीण, तो ये वैसे एरिया में पाया जाता था जहाँ पर लैंड ओनर ब्राह्मीण नहीं होते थे, ठीक है। सभा कहाँ होता था, जहाँ पे लैंड ओनर ब्राह्मीण होते थे। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, नगरम क्या था, तो मर्चेंट्स का यानी कि व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन था। इट इज लाइकली टू डेट असेंबली वी आर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट, तो कहा जाए इससे क्या पता चलता है कि जो असेंबली होता था किसके द्वारा कंट्रोल होता था, अमीर लोगों के द्वारा, पावरफुल लैंड ओनर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरी, और कई ऐसे असेंबली कई सालों तक फंक्शन करते रहे। नेक्स्ट ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, तो किंगडम में आम आदमी का क्या रोल था, तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेन आउट अदर अकाउंट, तो कहा जा रहा है कि इनके बारे में उतना तो लिखा नहीं गया है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी के अकाउंट में इसके बारे में जिक्र किया गया है। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट, जैसे कालिदास के बारे में बताया गया कि उनको क्यों जाना जाता है, तो फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में जो उनका रोल था उसके लिए जाना जाता है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेज इज दैट किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर सोन एज स्पीकिंग संस्कृत, तो इसमें एक मेनली दिखाया जाता है कि राजा और अधिकांशतः ब्राह्मण उसमें संस्कृत बोला करते थे, व्हाइल वीमेन एंड मेन अदर देन किंग एंड ब्राह्मण्स आर यूज प्राकृत, जबकि वीमेन सारे वीमेन और राजा के अलावा जो दूसरे आदमी थे प्राकृत बोला करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन किंग नेम दुष्यंत एंड यंग वुमेन शकुंतला, तो अभिज्ञान शकुंतलम एक बुक है इनके द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। अभी इसको ज्ञान पढ़ते हैं ना, JNA से ज्ञा होता है, ठीक है, तो इसको अभी जनान नहीं पढ़ते, अभी ज्ञान शकुंतलम इसको पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन, इसमें क्या बताया, राजा दुष्यंत और रानी एक विमेन शकुंतला के बारे में इसमें बताया गया, उनके बीच का एक लव स्टोरी ऐसा बोल सकते हैं। वी फाइंड इंटरेस्टिंग डिपिक्शन ऑफ प्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले, तो इसमें एक पुअर फिशरमैन के बारे में बताया गया, यानी कि आम आदमी के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। एक्चुअली इसमें है क्या कि राजा दुष्यंत के द्वारा एक रिंग दिया जाता है शकुंतला को, ठीक है, और बोला जाता है कि जब ये रिंग आप हमको दिखाएंगे तो हम पहचान लेंगे कि हम आपके साथ शादी किए थे,
और रिंग भुला जाता है, नदी में एक दिन गिर जाता है, मछली खा लेती है, मछली के पेट में रिंग मिलता है, और मछली जो है मछुआरा एक दिन पकड़ता है, वही इस कहानी में बताया गया। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वैलोड बाय अ फिश। Whenever he went to the palace with it, the gateman accused him of theft। तो कहा जा रहा है कि जब वो मछुआरा को जब वो मिला अंगूठी मछली के पेट में से, तो राजा को देने गया, ठीक है, राजा को देने गया कि राजा का अंगूठी है तो हम उसको दे देते हैं, ईमानदारी दिखा रहा था। लेकिन जो गेटमैन था राजा का, बोल दिया कि तुम तो चोर हो, तुम्हारे पास अंगूठी कहाँ से आया? तो बोला कि हमको तो मछली में मिला है। तो लोग विश्वास नहीं कर रहा था। Whenever the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman। लेकिन जब राजा के बाद पता चला तो राजा उस अंगूठी को देखा तो खुश हुआ और फिशरमैन को रिवार्ड दिया। देन इफ द पुलिस एफिशिएंट द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवार्ड एंड वेंट अलोंग विद फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। तो फिर जब रिवार्ड मिला तो गेटमैन और जो पुलिस ऑफिसर जो पहले उस फिशरमैन को गलत साबित कर रहा था और चोर वगैरह बोल रहा था, जा करके उसका जो रिवार्ड मिला उसमें से हिस्सा लिया और साथ में जा करके मतलब कि पार्टी किया बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द चाइनीज पिलग्रिम फायान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रेस्ड एज अनटचेबल बाय द हाई एंड माइटी। तो उसी तरह से मतलब कॉमन पीपल के बारे में जानकारी और कहाँ से मिलता है? तो जो विदेशी पर्यटक उस समय आए थे, जैसे फायान उस समय आए हुए थे, उनसे मिलता है। बताया गया कि जो कुछ लोग को अनटचेबल के रूप में ट्रीट किया जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव आउट ऑफ स्कर्ट ऑफ द सिटी। उनको सिटी के बाहर मतलब कि रहना पड़ता था। ही राइट्स, उनके द्वारा लिखा गया कि सच अ मैन इंटर अ टाउन और अ मार्केट प्लेस। यदि कोई ऐसा आदमी टाउन में या मार्केट प्लेस में इंटर करता है, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। तो वो अपने हाथ में एक लकड़ी लिए रहता है और उससे मतलब ताकि लोग उससे मतलब कि जितना लंबा लकड़ी हो उतना दूर तो कम से कम रह सकते हैं ना। वो तो चारों पट्टी ऐसे हिलाते रहता था लकड़ी को, ठीक है, ताकि आगे के लोग खाली कर दे रास्ता उसको जाने के लिए। और नेक्स्ट हिमसेल्फ सेपरेट, पीपल हियरिंग द साउंड नो व्हाट इट मीन्स, अवॉइड टचिंग फॉर हिम, ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। एंड बानभट्ट प्रोवाइड अस विद द विविध पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। तो कहा जा रहा है कि बानभट्ट के द्वारा जो बताया गया है, बानभट्ट भी एक काफ़ी बड़े कवि थे। तो किंग्स आर्मी के बारे में बताया जा रहा है, किंग ट्रेवल्ड विथ एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। किंग अपने राजा जो है अपने साथ काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट लेकर चलता था। अपार्ट फ्रॉम बीमस देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट, पैंस, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टॉल, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट, है ना। तो अपने साथ तो बीमस तो लेकर चलता ही था और भी कई सारा एनिमल और कई सारा इंस्ट्रूमेंट लेकर के चलता था। दिस ह्यूज आर्मी वॉज कंपेयर्ड बाई म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स। तो कहा जाए इसमें आर्मी में हो ड्रम बजाया जाता था, जैसे आज भी देखते हैं बजाया जाता है, ठीक है। कुछ ट्रम्पेट भी बजाते थे। विलेजर्स हैड प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे। जो रास्ते में जो भी विलेजर थे राजा को काफ़ी सम्मान देते थे। दे केम विद गिफ्ट ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर्स। तो अपने साथ वो गिफ्ट लाते थे, जैसे फूल, दही, गुड़ वगैरह लाते थे। एंड प्रोवाइडेड फॉडर फॉर द एनिमल, जानवर के लिए चारा का व्यवस्था करते थे। एंड ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस द कंप्लेंट एंड पिटिशन बिफोर देम। और सोचते थे कि राजा से मिले और जो भी उनका समस्या हो सुनाए, है ना। द आर्मी लेफ्ट ए ट्रायल फॉर डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, एलिफेंट ऑफन ट्रैम्पल डाउन द हट्स ऑफ विलेजेस। तो कहा जा रहा है कि आर्मी कभी कभी जो है डिस्ट्रक्शन भी करता था। एलिफेंट के द्वारा विलेजर के जो हट्स थे उनको गिरा दिया जाता था। ऑक्शन योग तो कैरावन्स ऑफ मर्चेंट रैन अवे स्केर्ड बाय टेम्पलेट एज बानभट्ट से द होल वर्ल्ड वाज स्वेलोड अप इन डस्ट, ठीक है। तो उस समय भी मतलब कि राजा का दबदबा रहा करता था, आज की तरह ही रहा करता था, है ना। जैसे इसके पहले किसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मगध के जब राजा निकलते थे अपने साथ बहुत सारे तोता वगैरह लेकर के चलते थे, है ना। और भी मतलब कि उनके आर्मी में वीमेन भी हुआ करती थी। यहाँ पे एल्सवेयर में आज हम लोग अरेबिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ डेजर्ट, इट वाज एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज। कहा जा रहा है कि अरेबिया डेजर्ट था फिर भी कई सेंचुरी तक हब ऑफ कम्युनिकेशन बना रहा। इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो सी ट्रेड होता था उसमें अरब मर्चेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता था। अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया वेयर द बेडुइन्स, पास्टोरल ट्राइब्स डिपेंडिंग मेनली ऑन कैमल्स, हार्डली एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो कहा जा रहा है कि अरब में जो लोग होते थे पास्टोरल ट्राइब होते थे, ठीक है। और कैमल पे वो लोग मेनली डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि कैमल ही एक जानवर होता था जो डेजर्ट में सर्वाइव करता था। अराउंड 1400 ईयर अगो प्रोफेट मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रीजन इस्लाम इन अरेबिया। लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वाज अ रिलीजन दैट लेड स्ट्रेस ऑन इक्वलिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह। तो लगभग 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा एक नया धर्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग इस्लाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनका सेक्रेड बुक जो है कुरान है। For Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women fast, for men and women who guard their chastity, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो भी आदमी हो या औरत हो जो ये सब काम करता है यहाँ पे जो बताया जा रहा है, अल्लाह उनको याद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको रिवार्ड करते हैं, अल्लाह उनको फॉरगिव करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया कुरान में,
ठीक है। विद इन 100 ईयर इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, 100 साल में इस्लाम जो है नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया, मतलब कि इस तरफ स्प्रेड हुआ। अरब सेलर हो गए ऑलरेडी फेमिलियर विद कोस्टल सेटलमेंट ऑफ द सम कंट्री, नाउ ब्राउट न्यू रिलीजन विद देम। तो जो अरब सेलर पहले से यहाँ बिजनेस करते थे, है ना, अपने साथ नया धर्म लाए। अरब सोल्जर्स कनकर्ड सिंध, अरब लोगों के द्वारा सिंध को कनकर किया गया, जो आजकल पाकिस्तान के हैं, है ना, लगभग 1300 साल पहले। कई मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, जैसे मुगल आए, खिलजी आए, इंडिया में कई लूटपाट किए, कई मंदिरों को तोड़फोड़ कर ले गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे है, आप इसको कीजिए, ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स यहाँ पे है, 3 क्वेश्चन यहाँ है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। और 3 क्वेश्चन यहाँ भी है, ट्रू फॉल्स ही है ये भी। नेक्स्ट यहाँ इसमें डेट देख लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी 1700 ईयर अगो एंड द रूल ऑफ हर्षवर्धन अबाउट 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। तो गुप्त डायनेस्टी कब बिगिन किया था? लगभग 1700 साल पहले। और हर्षवर्धन का रूल कब था? तो लगभग 1400 साल पहले, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का, यहाँ है और यहाँ है, इसका जवाब जरूर दें, ठीक है। धन्यवाद।